नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज मुख्य सचेतक महेश जोशी ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस लेने को लेकर आवेदन किया है। 19 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर यह याचिका दी गई थी। राजनीतिक संकट के दौरान दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कांग्रेस के दोनों कैंप्स के बीच दूरियां कम करने को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम इसको कहा जा सकता है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, वैसे तो देर सवेर ये होना ही था, लेकिन महेश जोशी की तरफ से याचिका को वापस लेना, ये मान लिया जाए कि एक सुलह की कोशिश यहां से एक और की गई। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पे ये जो दोनों खेमों की जो दूरियां हैं उसको कम करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम इसको देख सकते हैं। वो जो पूरा लेटर है जिसमें आज महेश जोशी ने अजय माकन से मुलाकात की, सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो थी उनकी, देखिए जब राजनीतिक घटनाक्रम बहुत लंबा जिसमें बाड़ेबंदी थी, तमाम चीजें थी, तब महेश जोशी ने इस बात की एसएलपी लगाई थी कि जो ये 19 लोगों की याचिका है, जो इन 19 की जो सदस्यता है वो रद्द होनी चाहिए और तमाम और तरीके की चीजें उसमें हुई थी जी। लेकिन अब विजेंद्र, ये जो पूरा हुआ है जिसमें उन्होंने एसएलपी वापस ली है कि जो 19 लोगों की जो बागी लोग थे उनकी सदस्यता के ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ना हो। और पिछले दिनों भी हम ये बात उठा रहे थे कि ये कब सरकार वापस लेगी, जब दोनों खेमे एक हो चुके हैं, वापसी हो चुकी है, तमाम चीजें हैं, तब ये तमाम चीजें हो गई थी। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि ये आला कमान चाहते थे कि जो जितनी भी ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, जिसको सॉर्ट आउट करना था। मैं आपको एक बार मुझे तो उस चीज पे लेकर जाना चाहती हूँ। जब सचिन पायलट वापस आए थे तब भी एक बड़ा मुद्दा था कि उनके जो मीडिया सलाहकार के ऊपर एफआईआर थी या उनके बंगलों को लेकर, ये तमाम चीजें भी हाथों हाथ वापस ले ली गई, केस वापस ले लिया गया। लेकिन जब एक बड़ा मुद्दा था 19 विधायकों के ऊपर सदस्यता को लेकर, ये भी बार बार सवाल उठ रहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में महेश जोशी दिल्ली में उन्होंने एसएलपी वापस ली है सुप्रीम कोर्ट से कि इस तरह की मैं ये जो भी याचिका थी इसको वापस लेता हूं। उन्होंने अजय माकन से मुलाकात की और इसके साफ यही मायने हैं कि आलाकमान चाहते हैं कि दोनों खेमों के बीच में जो भी छोटे बड़े मुद्दे हैं उसको धीरे धीरे सॉर्ट आउट किया जाए और जिसका काम सारा जो है अजय माकन के कंधों पर है। अजय माकन ने, आपने उस तस्वीरों में भी देखा होगा, जब वो अभी हाल ही में जब राहुल गांधी आए तब भी उन्होंने दोनों खेमों को साथ लेकर, यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो मंच पर बैठे थे उनको साथ लेकर तमाम चीजें की। और एक ये आलाकमान की इच्छा के साथ साथ, तमाम बातचीत के साथ साथ ये एसएलपी वापस लेना ये बहुत बड़ा कदम है और कहीं ना कहीं एकजुटता का एक बार फिर से बड़ा संदेश है। उपचुनाव से पहले एकजुटता का एक ही बड़ा संदेश। अदिति, इसको क्या पौंडुचेरी के अंदर जो हुआ है, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार गिरी है, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सचिन पायलट पैरेलली जो पंचायतें कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके खिलाफ शिकायतें हो सकती हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या अजय माकन जैसे पानी के अंदर चाशनी को घोल दिया जाता है, क्या वैसे ही सचिन पायलट को कांग्रेस में वापस से घोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से? क्योंकि उस घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट अलग से नजर आए थे। विजय, इसमें दो बातें हैं। मैं आपको पहली बात तो सचिन पायलट का जाना, जब वो गए या नाराज थे या बाड़े में चले गए, तब जाहिर तौर पर कांग्रेस की ईगो हर्ट हुई, गांधी की ईगो हर्ट हुई और इन जनरल कार्यकर्ताओं की जो अपने आप को पार्टी से जोड़कर देखते हैं, वो तमाम कार्यकर्ताओं की ईगो हर्ट हुई कि कितने भी आपसी घर में नाराजगी उस तरह का कदम हुआ। अब उनको वापसी लाने में जाहिर तौर पे खुद की जमीन को मजबूत करना तो एक विषय था ही था, लेकिन उससे बड़ा था कि अगर ये जो दूरी है और बढ़ती गई तो भारतीय जनता पार्टी की एक राज्य में और सरकार हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी एक बार और मजबूत हो जाएगी। तो चाहे हम आपस में अपनी मनमुटाव दूर कर लें, अपने दिल को समझा के मनमुटाव दूर कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह की कामयाबी नहीं देनी है। ये एक बड़ी वजह थी। अब पुडुचेरी में जो कुछ हुआ उसको लेकर आज कांग्रेस के पूरे महकमे में और खासतौर पर लुटियंस दिल्ली में बहुत बार चर्चा है। कई लोगों के दिल से निकला कि अरे हमारी ये भी सरकार गई क्या। तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि वैसे ही बहुत कम राज्यों में, 3.5 राज्यों में सरकारें थी। अब धीरे धीरे करके बार बार झारखंड की भी लगातार बात होती है। तो ऐसे में अब अगर सचिन पायलट को मनाया ना जाए और तमाम चीजें हो तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे अब कांग्रेस क्लेम करती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए या और दूसरी पार्टी के लिए बहुत आसान हो जाता है इस फूट के दौरान डिवाइड एंड रूल करना। तो ये एक बहुत बड़ी कवायद है
कि वो एक मैसेज की राजनीति भी करें कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, और ऐसी सब चीजों से जो 19 बागी विधायक हैं या सचिन पायलट का दिल है या गहलोत साहब का दिल है, उसमें भी परिवर्तन आता है और एकजुटता की बात आती है। क्योंकि अदिति, अब ये कह रहे हैं कि इसका असर अभी राजनीतिक नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार में भी दिखाई दे सकता है, जिसके जरिए शायद अंदर से संदेश दिया जा सके कि मतभेद है लेकिन कांग्रेस में मनभेद किसी के बीच नहीं। अगर कोई दूसरा ये सोच रहा है कि कांग्रेस को तोड़कर अपनी सरकार बना लेगा तो वो गलत है। देखिए विजेंद्र, आपका सवाल बहुत सही था, लेकिन अब क्या है कि हर कदम कदम पे बहुत बड़े डिसीजन होने हैं। पहला डिसीजन ये होना है कि उपचुनाव की टिकट है। उपचुनाव में वल्लभ नगर पायलट साहब की खेमे का आदमी माना जाता था, उसके सुजानगढ़ में भी दूसरी जो जगह है वहां पे पायलट साहब की खेमे का आदमी माना जाता था। वहां पे अगर गहलोत साहब को फ्री हैंड मिलता है तो क्या गहलोत साहब किसको देते हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन ये बात तय है कि सब चीजों में आलाकमान से पूछ कर ही होगा, आलाकमान चाहेगा। और इससे बड़ी बात है कि मंत्रिमंडल पूरा का पूरा जो क्षेत्राधिकार है वो सीएम का होता है कि वो किसको रखें, कैसे रखें। लेकिन उसमें बार बार ये बात है कि 2 लोगों को पायलट के खेमे से लिया जाए। तो कोशिश बार बार यही की जाएगी कि किसी भी तरह से कोई नाराज ना हो, सब कुछ ठीक चलता रहे, अगले 3 साल सरकार बेहतर तरीके से हो और भाजपा को या किसी और पार्टी को ये मौका ना मिले कि वो बीच में आके ऐसी कोई भी चीज करें। तो जाहिर तौर पर ये सारी बात तो यहाँ पर है ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज जो आलाकमान तक पहुंचा है पायलट की तरफ से कि पायलट जब सचिन पायलट की जो हाल ही में जो रैलियां चल रही हैं उसमें चूरू एक रैली थी, उसमें पोस्टर के तरह नॉर्मली जब पीसीसी चीफ हुआ करते थे तो कभी भी गहलोत साहब का पोस्टर कहा जाता था कि वो नहीं लगाते थे, लेकिन चूरू की इस रैली में, किसान रैली में गहलोत साहब का पोस्टर लगा, डोटासरा जी का पोस्टर लगा, अजय माकन जी का लगा, सोनिया गांधी का लगा, राहुल गांधी का पोस्टर लगा। तो आलाकमान दिल्ली तक की बात हुई, क्योंकि हाल ही में अभी जब मैं अपने सोर्सेज से मिली तो उन्होंने ये बोला कि देखिए परिवर्तन कैसे होता है, और परिवर्तन में उन्होंने ये कोट करा चूरू की रैली का कि देखिए सचिन पायलट भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ये बताया गया कि वेद सोलंकी ने डोटासरा को इन्वाइट किया। ये भी बताया गया कि वेद सोलंकी या उनके खेमे के जो लोग थे उन्होंने सीएम से भी अप्रोच किया, 18 दिन का समय था, वो मुलाकात करके इन्वाइट करना चाहते थे, लेकिन शायद सीएम के व्यस्तता के चलते वो इन्विटेशन नहीं दे पाई क्योंकि उनको समय नहीं मिला। तो तमाम चीजों को लेकर ये मैसेज जा रहा है कि जैसे गहलोत खेमे पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, जैसे पायलट खेमा पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, और इसको जैसे कहते हैं ना कि आग देने का काम आलाकमान करे। आलाकमान फेविक्विक का यहाँ पर काम करे और आलाकमान के रूप में अजय माकन ये पूरा काम कर रहे हैं कि दोनों की जो दूरियां हैं वो कैसे भी कम की जाए, जिससे कि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरह का कोई खामियाजा ना रहे। अदिति, एक लंबा वक्त हो चला है जब सचिन पायलट वापस आए, उनसे जुड़े हुए विधायक वापस आए थे, कांग्रेस के साथ वापस एक साथ दिखाई दिए थे, विधानसभा के अंदर एक साथ दिखाई दिए थे। इतना लंबा वक्त इस याचिका को वापस लेने में लगा है, क्या डेट इतनी लंबी दी गई थी या फिर अभी तक वेट एंड वॉच के पॉलिसी पर कांग्रेस काम कर रही थी? अगर दोबारा से कुछ ऐसा किया गया तो इस याचिका को कंटिन्यू किया जाए? देखिए कुछ समय तो शायद वेट एंड वॉच की ही पॉलिसी होगी, लेकिन फिर उसके बाद बात आई गई हो गई। लेकिन पायलट खेमे के लोगों ने कई बार इस बात को उठाया कि जब लोगों को पीसीसी में भी अपॉइंटमेंट दिए जा रहे हैं, पायलट खेमे के तमाम चीजें भी हो रही हैं, तो अभी भी उन्हीं की पार्टी की, उन्हीं के सरकार की तरफ से ये एसएलपी क्यों लगी हुई है, या उन्हीं के महेश जोशी जो पार्टी स्टेट सरकार के मुख्य सचेतक है विधानसभा में, उन्हीं की तरफ से क्यों एसएलपी लगी हुई है, इसको वापस क्यों लिया गया। और शायद विजेंद्र 1 महीने पहले तक हम और आप भी सवाल कर ही रहे थे कि अगर सब कुछ ठीक है, अगर बार बार जो कांग्रेस कहने लगी है कि नहीं एकजुट हो चुके हैं, बीच में कुछ मनमुटाव थे जो ठीक कर लिए गए, तो फिर एसएलपी वापस क्यों नहीं ली गई है। और शायद अब वो वक्त आ गया था जब अजय माकन आलाकमान के डायरेक्शन पे अजय माकन जो दोनों की दूरियां कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा कदम ये है कि वो एसएलपी अपने ही 19 विधायकों को, यानी कि आज ये कह सकते हैं कि अब उन 19 लोगों के ऊपर से बागी का जो टैग था वो थोड़ा थोड़ा मिटता हुआ या गायब होता हुआ नजर आ। जी बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यकीनन जैसे याचिका वापस ली गई है, बागी का टैग भी हटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हासिल होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और बात करते हैं राजस्थान के आने वाले बजट की। 24 तारीख को बजट आएगा और बजट को फाइनल करने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुटे हुए हैं। 2 दिन बाद पेश होना है प्रदेश का बजट। मुख्यमंत्री गहलोत आज करेंगे अधिकारियों से मीटिंग और वित्त विभाग के अफसरों से गहलोत मिलेंगे। विधायकों की मांगों का बजट में समावेश रहेगा। चिकित्सा, कृषि और शिक्षा को यह बजट समर्पित होगा। युवाओं पर भी फोकस रहेगा इस बजट के अंदर। 2 दिन बाद बजट को लेकर सीएम के स्तर पर एक्सरसाइज और 2 दिन तक ये एक्सरसाइज होगी।
कल शाम को फाइनल टच दिया जाएगा बजट को और उसके बाद बजट को पेश किया जाएगा। उम्मीद करेंगे कि कोरोना काल के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बजट को लेकर आ रहे हैं, इस बजट के जरिए शिक्षा, चिकित्सा, किसानों को राहत मिले, बेरोजगारों को राहत मिले, रोजगार के और ज्यादा अवसर मिले। और यही वजह है कि विधायकों की मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनको बजट के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऐड किया जाए, समावेश उनका किया जाए, इस पर फोकस किया जा रहा है। चिकित्सा, कृषि और शिक्षा को समर्पित ये बजट रहेगा। युवाओं पर भी फोकस रहेगा। युवाओं का मतलब कि मुमकिन है कि रोजगार के और अवसर पैदा किए जाएं और जो अभी तक भर्तियां अटकी हुई हैं उनको लेकर इस बजट में कुछ हो। 2 दिन बजट को लेकर मुख्यमंत्री के सर पर एक्सरसाइज होगी और उसके बाद कल शाम को इसको फाइनल टच दे दिया जाएगा। प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने और विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही रणनीति तैयार हो रही है। कांग्रेस कृषि कानून, महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को मुद्दा बनाने वाली है। वहीं अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए वादे, कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर, विकास को लेकर मुद्दा बनाएगी। बिजली की दरें जो बढ़ रही हैं उसको लेकर मुद्दा बनाएगी। बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा भी बीजेपी उठाएगी। इसी पखवाड़े में चुनाव आयोग कर सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। आपको बता दें कि 4 सीटों पर चुनाव होना है। सुजानगढ़, वल्लभनगर, सहाड़ा और राजसमंद, यहां विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और दोनों ही पार्टियां चाहेंगी कि इन उपचुनाव के जरिए वो ये बता सके कि दूसरी पार्टी जो वादा कर रही है वो पूरे तरीके से अलग है। यानी कि कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि 2 साल के कामों पर जनता ने मोहर लगाई, कोरोना में जिस तरीके से सरकार ने काम किया उस पर मोहर लगाई गई। बीजेपी चुनाव में जीतकर ये संदेश देना चाहेगी कि कांग्रेस सरकार जनता के दिल के दर्द को नहीं समझ पाई। और अब बात करते हैं 26 और 27 को कांग्रेस के किसान सम्मेलन की। चूरू और चित्तौड़गढ़ में किसान सम्मेलन होंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ डोटासरा इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं हो पाएंगे शामिल। 28 फरवरी को मुख्यमंत्री गहलोत के दिल्ली जाने के आसार और इस वजह से वो कार्यक्रम में हिस्सा नहीं बन पाएंगे। आपको बता दें कि 26 और 27 तारीख को कांग्रेस किसान सम्मेलन कर रही है। 2 जगहों पर यह सम्मेलन होंगे, चूरू के अंदर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। इस दौरान आपको प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन नजर आएंगे, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा नजर आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यक्रम में नजर नहीं आएंगे क्योंकि 28 फरवरी को मुख्यमंत्री गहलोत को दिल्ली जाने के उनके आसार बन रहे हैं। दिल्ली जाना पड़ सकता है और इसलिए शायद वो कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। और अब बात करते हैं बीजेपी की। कल होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। 4 विधानसभा उपचुनावों के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा में विधायकों की चिट्ठी मामले पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। पिछले निकाय चुनाव परिणामों पर भी मंत्रणा की जाएगी। संगठन संरचना विषय पर भी मंथन होगा। केंद्र के कृषि कानूनों से जनता को लाभ और प्रचार प्रसार का मुद्दा भी उठाया जाएगा। कांग्रेस द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में मुद्दे पर जवाब की और अपडेट रणनीति बनाई जाएगी। आगामी दिनों में केंद्र के नेताओं के दौरों से संबंधित मामलों पर भी मंत्रणा होती नजर आ सकती है। इस दौरान श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान जैसे मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। विधानसभा में बजट सत्र में एकजुटता के साथ सत्ता पक्ष को घेरने जैसे मुद्दों पर भी बात होगी। और अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे कल आएंगी जयपुर। सड़क मार्ग से कल सुबह दिल्ली से वो रवाना होंगी। कल शाम को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में वो शामिल होंगी। बजट सत्र में भी वो शामिल होंगी। 24 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करेंगे प्रदेश का बजट, क्योंकि वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री गहलोत के पास है और बतौर वित्त मंत्री वो ही बजट को पेश करेंगे। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल होंगे। वो दिल्ली है, सड़क मार्ग से जयपुर आएंगी, कोर कमेटी में की बैठक के अंदर शामिल होंगी और 24 तारीख को जो राजस्थान का बजट आ रहा है उसमें भी वो शामिल है। बात सवाई माधोपुर जिले की बामनवास विधायक इंदिरा मीणा की। आए दिन नए नए अंदाज में नजर आती हैं विधायक इंदिरा मीणा। कभी ग्रामीणों के बीच नाचकर तो कभी ट्रैक्टर चलाकर वो नजर आती हैं। आज अपने गांव में सुबह खेत पर पहुंच गई। सरसों की फसल कटाई के लिए बोली तहसील के गांव खेड़ा में परिजनों के साथ खेत पर फसल काटने लगी। करीब 1 सप्ताह पहले विधायक इंदिरा मीणा की सास का निधन हुआ। ऐसे में इन दिनों परिजनों और रिश्तेदारों के साथ घर पर ही इंदिरा मीणा मौजूद है। राजनीति की जिम्मेदारी के साथ ही परिवारजनों के साथ
काम में भी इंदिरा मीणा हाथ बटा रही। अपने खेत में सरसों फसल कटाई के दौरान इंदिरा मीणा ने संदेश दिया और कहा कि खेत में फसल कटाई के दौरान महसूस की जा रही किसान की पीड़ा। आखिर किसान की इतनी मेहनत के बाद देश के लोगों को मिलता खाने का दाना, लेकिन केंद्र सरकार तुली है इन अन्नदाता को बर्बाद करने पर। जयपुर में पकड़ा गया 3,300 करोड़ का जीएसटी फर्जीवाड़ा। दरअसल सीजीएसटी जयपुर एंटी इवेजन शाखा की बड़ी कामयाबी। देश का सबसे बड़ा जीएसटी घोटाला उजागर करने का श्रेय जयपुर को जा रहा है। जीएसटी चोरी के 6 आरोपी जयपुर और 1 अलवर का आरोपी। बोगस फर्मों के माध्यम से 3,300 करोड़ की हेराफेरी की गई। फर्जी बिलों से दिया गया करीब 300 करोड़ के आईटीसी का लाभ। आर्थिक अपराध न्यायालय ने सीजीएसटी अधिकारी पेश करने वाले हैं। दरअसल इसको सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा कहा जा रहा है, जो 3,300 करोड़ का है। सीजीएसटी जयपुर एंटी इवेजन शाखा को ये बड़ी कामयाबी मिली और देश का ये सबसे बड़ा जीएसटी घोटाला उजागर हुआ है, जिसका श्रेय जयपुर को जा रहा है। असम विधानसभा चुनाव की घोषणा मार्च में संभव है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसके संकेत दे दिए हैं। मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा के संकेत दिए गए हैं। चुनाव आयोग कर सकता है चुनाव तिथियों की घोषणा। कुछ अन्य राज्यों के चुनाव की घोषणा भी संभव हो सकती है, मसलन पश्चिम बंगाल के चुनाव की, तमिलनाडु के चुनाव की। इसके अलावा भी कई राज्यों के अंदर, कुल 5 राज्यों के अंदर चुनाव है, लेकिन असम विधानसभा चुनाव की घोषणा मार्च में संभव है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये संकेत दिए। उन्होंने कहा कि मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसके संकेत उन्होंने दिए हैं। चुनाव आयोग चुनाव तिथियों की घोषणा कर सकता है। कुछ अन्य राज्यों के चुनाव की घोषणा भी इस दौरान संभव है। एक नए सियासी परिवर्तन की साक्षी बनेंगी अमेठी की लोकसभा सीट। संजय गांधी से लेकर राहुल तक कोई नहीं बना अमेठी का बाशिंदा। संजय गांधी बने थे गांधी परिवार के पहले प्रतिनिधि। चुनाव में हावी रहा था राहुल के दिल्ली रहने का मुद्दा। अब स्मृति ने गांधी परिवार के गढ़ में अपना घर बना लिया है। स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर बनाने के लिए जमीन खरीदी है। स्मृति ईरानी ने अमेठी में करीब 10.5 बिस्वा जमीन को खरीद लिया है। इस घर पर अब जनसुनवाई के लिए कैंप कार्यालय भी बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 1980 से 2019 तक गांधी परिवार का गढ़ रही अमेठी की लोकसभा सीट, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के इस गढ़ को ढहा दिया और अब वहां वो अपना घर बनाने जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में जेपी नड्डा को लेकर चर्चा हो रही है। नड्डा की तुलना की जा रही मोतीलाल वोरा से। नड्डा में बताई जा रही वोरा जैसी क्वालिटी। वोरा कांग्रेस पार्टी में आजीवन रही पावर के अंदर, और अब कुछ ऐसी ही क्वालिटी जेपी नड्डा के अंदर भी दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में जेपी नड्डा को लेकर चर्चा हो रही है। नड्डा की तुलना मोतीलाल वोरा से की जा रही है, वैसी ही क्वालिटी बताई जा रही है। आपको बता दें कि वोरा कांग्रेस पार्टी के अंदर आजीवन पावर सेंटर है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से पूरा होगा वीरांगना मधुबाला का सपना। सांगोद में 2 मार्च को स्थापित होगी शहीद हेमराज मीणा की प्रतिमा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज रवाना की शहीद हेमराज मीणा की प्रतिमा। नई दिल्ली स्थित आवास पर पुष्पांजलि के बाद प्रतिमा को रवाना किया गया। पूर्व विधायक हीरालाल नागर, समाजसेवी राकेश जैन भी इस दौरान मौजूद रहे। 2 मार्च को प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे ओम बिरला। दरअसल ये मांग लगातार की जा रही थी कि शहीद हेमराज मीणा की मूर्ति लगाई जाए। वीरांगना मधुबाला लगातार ये मांग कर रही थी। अब 2 मार्च को उनका सपना पूरा होगा, क्योंकि शहीद हेमराज मीणा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से किया जा रहा है। भीमा कोरेगांव मामले के अंदर पुलिस जांच संदेह के घेरे में दिखाई दे रही है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व आईपीएस जूलियो रेबरो का लेख आया है। पुलिस पर मनगढ़ंत मामला बनाने की गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सवर्ण दलित तनाव से नक्सलियों की भूमिका जोड़ी जा रही है। आरोपियों पर प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के आरोप हैं। विदेशी मीडिया के मुताबिक ये जबरदस्त मैनिपुलेशन है। भीमा कोरेगांव की घटना की निष्पक्ष जांच जरूरी है। पुलिस जांच की निष्पक्षता बनाए रखने की जरूरत है।
गुजरात पंजाब के डीजीपी, मुंबई पुलिस कमिश्नर थे ज़ीबेरो। रोमानिया में भारतीय राजदूत भी रह चुके हैं ज़ीबेरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।